नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी खुराना क्लासेस एप्लीकेशन पर। और आज आपके लिए हम पढ़ाएंगे हमारा दूसरा प्रश्न पत्र है डीएलएड सेकेंड ईयर का, विद्यालय संस्कृति प्रबंधन एवं शिक्षा। ये पूर्णांक आपका 70 का होगा। समय इसका 3 घंटे का होता है साथियों। इसमें आपको पास होने के लिए 28 नंबर चाहिए कम से कम। कितने चाहिए? 28 अंक पास होने के लिए चाहिए। अगर आप 28 से कम लाते हो तो इस प्रश्न पत्र में आपकी बैक लगेगी, ध्यान रखना। 28 नंबर मिनिमम चाहिए। अब ये आपका जो पेपर है, इसका पहला गैस मॉडल पेपर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रश्न यहाँ से खूब भरमार आएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलिएगा, पहला क्वेश्चन। प्रश्न पत्र को हल करने से पहले ये चीज़ निश्चित कर लें कि आप इन प्रश्नों को पूरी तरीके से रट्टा लगा के जाएंगे, ध्यान रखेंगे। और अपने जितने भी आस पड़ोस के साथी हैं, आपके क्लासमेट हैं, सबको ये बताएंगे कि आप लोग कहाँ से तैयारी कर रहे हो, क्या पढ़ के जा रहे हो। सबके लिए इतनी हेल्प करेंगे आप लोग। पहला प्रश्न है आपका कि पन्नाधाय जीवन अमृत योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो पन्नाधाय जीवन अमृत योजना का शुभारंभ साथियों 14 अगस्त 2006 में किया गया था, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है आरटीई अधिनियम हमारे इस देश में कब लागू किया गया था? तो नोट कीजिएगा, हमारे देश की बात करेंगे आरटीई अधिनियम की तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। और बात करेंगे राजस्थान की तो राजस्थान में यही आरटीई अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2011 को लागू किया गया था, ठीक है, जिसका नाम क्या पड़ा था? आरटीई अधिनियम 2011 नाम पड़ा था। आपको दोनों ही तिथियां याद रखनी है। राजस्थान की बात करेंगे तो 2011 1 अप्रैल, अगर देश की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 2010 जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय विद्यालय संगठन का समिति के रूप में पंजीकरण कब किया गया था? तो आपका आंसर होगा 1985 में किया गया था केंद्रीय विद्यालय संगठन, ध्यान रखना। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस का समिति के रूप में पंजीकरण 1985 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है रामनवमी का त्यौहार देश में कब मनाया जाता है? बताइए भाई। तो ये चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बेमूल्य जिनसे व्यक्ति को किसी रस अनुभूति का अनुभव होता है वो क्या कहलाते हैं? उनको हम सौंदर्यात्मक मूल्य कहते हैं। क्या आंसर होगा? सौंदर्यात्मक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षक के व्यक्तित्व के आधारभूत पक्ष कौन कौन से हैं? तो शिक्षक के व्यक्तित्व के आधारभूत पक्ष हैं आपके ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों ही पक्ष हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास ही अनुसंधान है। ये स्टेटमेंट किसका है साथियों? ध्यान रखना, रेडमैन एवं मोरी, ये दोनों ही वैज्ञानिक याद रखने हैं कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास ही अनुसंधान है। इस बात को किसने कहा था? रेडमैन और मोरी ने कहा था। अगला है समूह में जो अंक सबसे अधिक प्रचलित होता है या लोकप्रिय होता है या सबसे अधिक बार आता है उसे हम क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। ये गणित की प्रश्नावली का जैसा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो यहाँ अपने मापन मूल्यांकन वाली प्रश्नावली से क्वेश्चन है कि समूह में जो अंक सबसे ज़्यादा अधिक आता है या सबसे ज़्यादा लोकप्रिय या प्रचलित होता है उस अंक को हम बहुलक कहते हैं। बहुलक का मतलब जो ज़्यादा बार आता हो। बहुलक माध्य वाली प्रश्नावली आपने पढ़ी है ना, तो गणित में भी है क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है विद्यार्थियों हेतु राष्ट्रीय स्तर पर संचालित होने वाली 2 कल्याणकारी योजनाओं के नाम बताइए। तो मैं आपको दोनों ही योजनाएं बता रहा हूं साथियों, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। पहली योजना है, देखो, नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना, और दूसरी योजना का नाम है इंस्पायर्ड अवार्ड योजना। ये रीट में भी है साथियों, ठीक है। तो पहली योजना का नाम है नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना और दूसरी योजना का नाम है इंस्पायर्ड अवार्ड योजना। अगला क्वेश्चन है 10वां, एनसीईआरटी और नीपा का पूरा नाम क्या है? तो एनसीईआरटी का पूरा नाम है साथियों नेशनल
काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसको हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। न्यूपा का पूरा नाम देखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये न्यूपा का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है 11वां, भारत में संचालित वर्तमान शिक्षा प्रणाली किसकी देन है? तो वर्तमान समय में जो संचालित शिक्षा प्रणाली है वो हमारी ब्रिटिश सरकार की देन है, ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश सरकार में कौन थे? मैकाले। कौन से थे? मैकाले शिक्षा की देन है ये। ओके भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड मैकाले ने सन 1935 में प्रारंभ की थी। ओके। क्वेश्चन 12वां है, केरल में मकर संक्रांति का पर्व किस नाम से विख्यात है? तो मकर संक्रांति को हम केरल में ओणम के नाम से जानते हैं, और ये कब मनाई जाती है? 14 जनवरी को मनाई जाती है ना भाई। कभी कभी इसको 15 जनवरी को भी मनाते हैं, ध्यान रखना, ये कैलेंडर की तिथियां हैं। अगला है, मूल्यों में ह्रास का क्या अर्थ है? ह्रास का मतलब होता है साथियों, ह्रास का मतलब कमी। मूल्यों में कमी क्या होती है? तो देखेंगे, मूल्यों में ह्रास का मतलब है कमी। समाज के द्वारा स्वीकृत आदर्श और मानदंडों को अपने अंतःकरण में नहीं उतारना और उनके अनुसार अनुकरण नहीं करना, यानी कि अपने सांस्कृतिक मूल्यों में कमी करना ही क्या कहलाता है? मूल्यों में ह्रास कहलाता है। एक शिक्षक का संवेदनशील होना क्यों आवश्यक है? तो देखिएगा, शिक्षक के लिए संवेदनशील होना जरूरी है। कक्षा के असामान्य व्यवहार वाले बच्चों की समस्या को एक संवेदनशील शिक्षक की भली भांति समझ सकता है। शिक्षक के इस गुण के कारण वह ज़रूरतमंद बच्चों की मदद कर सकता है। अगला क्वेश्चन है 15वां, अनुसंधान की आधारशिला क्या है? समस्या का आधार प्राय जिज्ञासा होती है, और जिज्ञासा का उत्पन्न होना ही अनुसंधान की आधारशिला कहलाती है। क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान कौन कौन से हैं? बताइए भाई। तो क्रियात्मक अनुसंधान जो विधि है ना, उसके सोपान सुन लीजिए। 5 सोपान मैं आपको बता रहा हूँ। पहला सोपान है समस्या की पहचान करना, दूसरा सोपान है समस्या का विशिष्टीकरण करना, तीसरा सोपान है समस्या के कारणों का विश्लेषण करना, चौथा स्टेप है सोपान क्रियात्मक प्राकल्पनाओं का निर्माण करना, और 5वां है क्रियात्मक प्राकल्पना के परीक्षण हेतु कार्य योजना का निर्माण करना। अब हम आते हैं हमारे लघुत्तरात्मक प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन है 17वां, विद्यालय के मानवीय और भौतिक संसाधनों का क्या महत्व है? तो सबसे पहले तो आपको मानवीय संसाधन याद रखने, इनसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन सकता है कि मानवीय संसाधन कौन कौन से हैं, भौतिक संसाधन कौन कौन से हैं। तो मानवीय संसाधनों की बात करें तो विद्यालय के लिए मानवीय संसाधन आवश्यक होते हैं, जिनमें प्रबंधन समिति के सदस्य जो मानव होते हैं ना, उनको मानवीय संसाधन बोलते हैं। कि एक तो प्रबंधन समिति के जो सदस्य होते हैं वो मानवीय संसाधन है, अध्यापक, अभिभावक, समिति के सदस्य, प्रशासक, अनुदेशक, क्लर्क वर्ग, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, ये सब मानवीय संसाधन है। मानवीय संसाधनों के सुप्रशिक्षित और कुशल होने पर ही देश का विकास संभव हो सकता है। टीचर अच्छे होंगे तो विद्यालय में अच्छी पढ़ाई होगी। भौतिक संसाधन कौन कौन से हैं? देखिए, विद्यालय में मानवीय संसाधन कितने ही दक्ष क्यों ना हो, जब तक पर्याप्त भौतिक संसाधन नहीं होंगे तब तक वे भले प्रकार कार्य नहीं कर पाते। देखो, जब संसाधन ही नहीं है विद्यालय में तो टीचर किससे पढ़ाएगा? अच्छा ब्लैक बोर्ड नहीं है, चौक, डस्टर, पेन, पेंसिल, किताब, कॉपियाँ नहीं है, तो मेरे भाई भौतिक संसाधनों के बिना तो टीचर पढ़ा भी नहीं सकता। तो भौतिक संसाधनों का भी बहुत बड़ा रोल है, जैसे उपयुक्त विद्यालय भवन, मैदान, पुस्तकालय, खेलकूद का सामान, प्रयोगशालाएं, शिक्षण सामग्री, इनके बिना विद्यालय का सुसंचालन नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में 16 भौतिक संसाधनों को सम्मिलित किया गया था। नोट कीजिएगा, कितने भौतिक संसाधन थे? 16 भौतिक संसाधन थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दौरान, और ये हमारी दूसरी शिक्षा नीति थी। उस समय पर तत्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। भौतिक संसाधन, असल में भौतिक संसाधनों से युक्त विद्यालय ही वास्तविक विद्यालय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 18वां, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटी एक्ट 2009 की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी?
देखिएगा आप लोग। इसके अंतर्गत 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के हर बच्चे को फ्री शिक्षा देने की बात की गई है। निःशुल्क शिक्षा यानी 6 से 14 वर्ष तक का अगर कोई बच्चा है तो उसको कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। निजी विद्यालयों में आसपास के बच्चों के प्रवेश में 25% का आरक्षण है, यानी कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर के विद्यालय हैं उनमें आरटी अधिनियम के तहत 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा, प्राइवेट विद्यालयों में भी। इस अधिनियम के अंतर्गत नामांकन के समय बच्चों से किसी भी प्रकार की शुल्क या डोनेशन नहीं लिया जाएगा। इस बात को कौन कर रहा है? आरटी अधिनियम 2009 कह रहा है। अधिनियम के अनुसार बच्चों को शारीरिक दंडित करना कानूनी अपराध है। आरटी अधिनियम की धारा 17, ध्यान रखना, धारा नंबर जो 17 है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि आप किसी भी बच्चे को आप दंडित नहीं कर सकते, ना तो उसे मानसिक रूप से ना उसे शारीरिक रूप से दंडित कर सकते। इसलिए मेरे भविष्य के अध्यापकों ध्यान रखें आप लोग, अगर आप धारा 17 का उल्लंघन करेंगे, बच्चों को प्रताड़ित करेंगे तो 17 में आपका खतरा बढ़ जाएगा। अगला है प्रावधान, गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चलाना इस नियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। अगर आप बिना मान्यता के, राजस्थान सरकार की मान्यता के बिना अगर आप विद्यालय चलाएंगे तो वो कानूनी अपराध है। 19वां क्वेश्चन है, विद्यालयों की प्रशासनिक संरचना का उल्लेख कीजिए। तो देखिए उत्तर, राजस्थान राज्य की स्थापना रियासतों के एकीकरण के फलस्वरूप वर्ष 1949 में हुई थी। पूर्व में प्रत्येक रियासत की शिक्षा प्रणाली अलग अलग थी, इसलिए राज्य सरकार ने शिक्षा पर विशेष बल दिया और वर्ष 1950 में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की स्थापना की थी। ध्यान रखना, हमारा जो शिक्षा विभाग है BSTC, जिस विभाग से आप कर रहे हैं, ठीक है भाई, उस विभाग की स्थापना, ध्यान रखना, कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीकानेर में। परंतु राज्य में पंचायती राज व्यवस्था वर्ष 1959 में लागू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्राथमिक विद्यालयों की प्रबंधन व्यवस्था का दायित्व पंचायती राज विभाग को सौंपा गया था। आपको याद रखना, पंचायती राज व्यवस्था विभाग की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1959 में की गई थी। ओके, अब आपको अगला क्वेश्चन याद रखना है। देखिए, समांतर माध्य क्या है? समांतर माध्य क्या है? इसकी गणना किन विधियों से की जाती है, बताइए। तो देखिएगा, किसी श्रेणी का समांतर माध्य उसके पदों के मूल्यों के योग की उसकी संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाली राशि है। यह वस्तुतः वही है जिसे हम सामान्य गणित में निकालते हैं। तो क्या याद रखना, राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या, ये क्या है? समांतर माध्य निकालने का सूत्र है, औसत निकालने का सूत्र है। और हम दो विधियों से निकाल सकते हैं, पहला है प्रत्यक्ष विधि और दूसरा है लघु विधि, दोनों याद रख लें। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, 21वां। क्रियात्मक अनुसंधान से आपका क्या तात्पर्य है? इसके लक्षण क्या हैं? तो देखिएगा, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द क्रिया एवं अनुसंधान का योग है, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कार्य करते हुए खोज करना। जब शिक्षक गण शिक्षण प्रक्रिया संस्था प्रधान अपनी संस्था के प्रशासनिक, शैक्षिक व शैक्षिक प्रवृत्तियों में सम्मिलित कार्य को विधिवत तरीके से करते हैं तो वही कहलाती है हमारी क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान के लक्षण देखिए भाई, कौन कौन से हैं? क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा के वास्तविक क्षेत्र में कार्य करते हुए किया जाता है। इसमें निष्कर्षों की तत्कालिक प्रयुक्ति पर ध्यान केंद्रित रहता है, न कि किसी सिद्धांत के विकास पर। नंबर 3, इसकी उपपत्तियों के मूल्यांकन का आधार व्यापक स्तर पर नहीं होकर के स्थानीय स्तर पर होता है। इसका उद्देश्य विद्यालय पद्धति में विद्यालय सम्मत सुधार लाना व सुधार लाने वालों का भी सुधार करना होता है। अगला लक्षण है कि यह एक सहकारी प्रक्रिया है, यद्यपि एक अकेला शिक्षक भी इसे संपन्न कर सकता है, फिर भी इसे प्राय सहकारी ढंग से ही संपन्न किया जा रहा है। छठवां है क्रियात्मक अनुसंधान के लिए प्रजातांत्रिक वातावरण आवश्यक है।
और 7वां है इसमें वास्तविक अनुभूत समस्या पर आग्रह रहता है जो यही और अभी विशेष परिस्थिति में विद्वान हो। इस प्रकार यह विशिष्ट होता है, इसमें सामान्यीकरण नहीं होता। हमारा 22वां क्वेश्चन देखेंगे, मूल्य की प्रकृति और इसकी विशेषताएं बताइए। 22वां क्वेश्चन। तो सबसे पहले मूल्य की प्रकृति विशेषता देखो। मूल्य वस्तुतः एक अमूर्त कल्पना है, इसका संबंध मनुष्य के अंतर्मन से होता है। मूल्य किसी विशिष्ट समाज द्वारा स्वीकृत विश्वास, आदर्श सिद्धांत, नीतिपरायण नियम और व्यवहारगत मानदंडों से किया जाता है। किसी भी समाज के विश्वास, नैतिक नियम और व्यवहार उसके लंबे अनुभवों का परिणाम होते हैं, तब मूल्यों पर यही बात होती है। नंबर 4, व्यक्ति में मूल्यों का विकास समाज की विभिन्न क्रियाओं में भाग लेने से होता है। और 5वां है, मूल्य प्रत्ययों की त्रिकोणात्मक स्थिति पर विचार करें तो पहला पद संज्ञानात्मक, दूसरा पद भावात्मक और तीसरा पद क्रियात्मक होता है। तो ये आपको याद रखना है। मनुष्य सर्वप्रथम अपने समाज के विश्वास, आदर्श सिद्धांत और नैतिक नियम और व्यवहारगत मानदंडों को बिना सोचे समझे स्वीकार करता है, पर जैसे ही उसमें विवेक जागृत होता है तो वह अपने औचित्य के बारे में सोचने लगता है। इस सोच के साथ ही उसमें मूल्यों का निर्धारण शुरू हो जाता है। अब उसे इनमें से जो उचित लगे वो उसकी भावना से जुड़ जाते हैं, और जो भावना से जुड़ने के बाद वे उसके व्यवहार को प्रभावित करने लगते हैं। 6वां इसका देखिए उद्देश्य। मूल्य व्यक्ति की पसंद पर निर्भर करते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी विश्वास, आदर्श सिद्धांत, नैतिक नियम, व्यवहारगत मानदंडों को अधिक महत्व देता है। मूल्य व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। बच्चों का पालन करने में व्यक्ति को संतोष मिलता है, और मूल्यों की रक्षा करने के लिए लोग प्राण तक अपने न्यौछावर कर देते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 23वां। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको हम SIERT कहते हैं, ध्यान रखें इसका मुख्यालय कहाँ पर है? राजस्थान में उदयपुर में स्थित है। ये भी आपको याद रखना। तो इसके द्वारा किए जाने वाले कार्य कौन कौन से हैं उनका उल्लेख कीजिए। SIERT के कार्य ध्यान रखना। पहला कार्य है शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न स्तर के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए अभिनव कार्यक्रम आयोजित कर नवीनतम नवाचारों से अवगत कराना। दूसरा कार्य है राज्य की विद्यालय शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन हेतु नीतियाँ एवं कार्यक्रमों का उल्लेख करना। तीसरा कार्य है प्राथमिक स्तर पर BSTC शिक्षा कार्यक्रम निर्माण, पाठ्य पुस्तक लेखन, पूरक साहित्य निर्माण करना तथा श्रव्य दृश्य सामग्री का निर्माण करना होता है। चौथा कार्य है प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया, पैटर्न, 8वीं बोर्ड परीक्षा प्रणाली नियमावली तैयार करना। और 5वां कार्य है SC व ST की बालिकाओं की प्रतिभा पोषण कार्यक्रम तैयार करना तथा परीक्षाओं का आयोजन करना। 6वां कार्य है कि राज्य में निर्देश सेवाओं के लिए वातावरण तैयार करना तथा कैरियर डे जैसे कार्यक्रमों का संचालन करना। 7वां उद्देश्य या कार्य शिक्षा के क्षेत्र में विविध योजनाओं, नवाचारों, क्रियाकलापों की प्रगति और क्षेत्र में अनुभूत समस्याओं एवं आवश्यक विषयों पर DERF के माध्यम से शोध करना। 8वां कार्य है कि वंचित वर्ग के बालकों व विकलांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों में समायोजित कर उन्हें शैक्षिक अवसर उपलब्ध करवाना। 9वां है कि सामुदायिक विज्ञान केंद्र के माध्यम से सामुदायिक गतिविधियों से जुड़कर जन उपयोगी जानकारी प्रसारित करना। 10वां इसका कार्य है कि एजुसेट के लिए कार्यक्रमों का निर्माण व कार्यान्वयन करना। और 11वां कार्य है SIERT का राज्य के अकादमिक कार्यक्रमों के साथ साथ केंद्र सरकार की मदद से चलाई जाने वाली केंद्र प्रवर्तित योजनाओं विभिन्न परियोजनाओं का संचालन करना। अब हम आते हैं 24वें क्वेश्चन पर। 24वां क्वेश्चन है विद्यालय के 2 महत्वपूर्ण उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो विद्यालय के उद्देश्य देखेंगे। विभिन्न आयोगों, समितियों ने शिक्षा के उद्देश्यों पर काफ़ी मनन किया। सामाजिक शिक्षा आयोग, अब आपको इन आयोगों की तिथियां याद रखनी है। माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना 1952-53 में हुई थी।
इस माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अकादमिक तथा व्यावसायिक उद्देश्यों पर बल दिया, जबकि भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना 1964-66 में हुई थी। इसको हम कोठारी आयोग भी कहते हैं साथियों। इसने शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ने की वकालत की थी। NCF 2005 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्य चयन की रूपरेखा में भी विद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों का विश्लेषण किया तथा बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया। पहला उद्देश्य है अधिगम अनुभवों को रोचक व प्रभावशाली व समृद्ध बनाना। छात्र का अधिगम न केवल समृद्ध हो बल्कि रोचक भी हो, प्रभावशाली भी होना चाहिए। छात्र सहज भाव से इन अनुभवों को प्राप्त करने में अग्रसर हो सके। विद्यालय इस उद्देश्य की प्राप्ति में तभी सफल हो सकते हैं जब वे छात्रों को उपयुक्त अधिगम प्रदान करें। अधिगम अनुभवों को रोचक, समृद्ध व प्रभावशाली बनाने के लिए विद्यालयों को अपना पाठ्यक्रम, पाठ्य सहगामी क्रियाओं और संपूर्ण वातावरण को बदलना होगा। व्यक्तिगत समग्र विकास करना, ये दूसरा उद्देश्य है। विद्यालयों का यह दायित्व है कि वे ऐसा वातावरण प्रदान करें जिनमें छात्रों का समूह विकास संभव हो सके। यही कारण है कि अभिभावक अपने बच्चों के प्रवेश के लिए उन विद्यालयों का चयन करते हैं जिनमें इस प्रकार की गतिविधियां आयोजित होती हैं। तीसरा उद्देश्य है व्यावसायिक कुशलता का विकास करना। विद्यालय में विभिन्न विषयों, गतिविधियों के माध्यम से कुछ ऐसी कुशलताओं का विकास करते हैं जो किसी भी व्यवसाय को करने में अति आवश्यक है, जैसे साधारण चातुर्य का विकास, ईमानदारी, कर्मठता, परिश्रम, भाषा का ज्ञान, गणित का ज्ञान। इन कुशलताओं का अर्जन करके बालक किसी भी व्यवस्था में सफलता प्राप्त कर सकता है। विद्यालय का यह उद्देश्य है कि बालक इन कुशलताओं का विकास करे। पांचवा उद्देश्य है प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास करना। डॉक्टर रविंद्र अग्निहोत्री का विचार है कि प्रजातंत्र केवल एक शासन पद्धति ही नहीं बल्कि वह एक जीवन पद्धति है। यदि हम शासन पद्धति के रूप में उसे सफल बनाना चाहते हैं तो पहले हमें जीवन पद्धति के रूप में सफल बनना होगा। और पांचवा उद्देश्य है नेतृत्व का विकास। जीवन के प्रत्येक पद पर नेतृत्व गुणों की आवश्यकता होती है, तभी देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। अपने व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, व्यावसायिक जीवन में भी इन सभी गुणों की आवश्यकता होती है। अतः नेतृत्व के गुणों का विकास करना भी विद्यालय का उद्देश्य है। आगे देखेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है 25वां, अंतिम क्वेश्चन है साथियों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कॉमन स्कूल ऑफ सिस्टम या फिर कॉमन स्कूल सिस्टम आयोग 2007 का वर्णन कीजिए। अच्छे से याद रखेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कॉमन स्कूल सिस्टम का योगदान। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से मतलब है कि विद्यालय में एक निश्चित स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक जाति, स्थान, लिंग या संप्रदाय के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी विद्यालयों की पहुंच हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए गठित राममूर्ति समिति की कुछ अनुशंसाएं की गई थी जो निम्न है। आपको याद रखना है, राममूर्ति समिति की स्थापना 1990 में की गई थी। अब इसकी अनुशंसा देखिए। प्राथमिक शिक्षा के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जानी चाहिए। पिछड़े इलाकों, शहरी की गंदी बस्तियों, आदिवासी क्षेत्र में स्कूली तंत्र में सुधार के लिए विशेष राशि आवंटित करने का प्रावधान करना चाहिए। कॉमन स्कूल सिस्टम को 10 वर्ष की अवधि में चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित करना चाहिए। और चौथा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए प्रवेश परीक्षा, शिक्षण शुल्क आदि को समाप्त करने के लिए कानून का उपयोग किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कॉमन स्कूल सिस्टम आयोग 2007 के बारे में। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जाति, संप्रदाय, लिंग, भाषा, आर्थिक व सामाजिक क्षमता के आधार पर बिना भेदभाव के समान तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार कॉमन स्कूल सिस्टम भारतीय संविधान में उल्लेखित अवसरों की
समानता व सामाजिक न्याय का सम्मान करे और उसे आगे बढ़ाए। अब बात करते हैं कॉमन स्कूल सिस्टम की विशेषताएं। यह शिक्षा व्यवस्था किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना सबके लिए खुली होगी, ये पहली विशेषता है। दूसरी है, इस व्यवस्था में अच्छी शिक्षा सभी प्रतिभावान बालकों को उपलब्ध होगी जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। तीसरी विशेषता है, इस व्यवस्था में कोई भी शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा। चौथी विशेषता है, उपयुक्त छात्र अध्यापक अनुपात व प्रशिक्षित शिक्षक होना चाहिए। और पांचवी विशेषता है कि विकेंद्रीकृत विद्यालय प्रबंध व्यवस्थित होंगे। और छठवां है, प्रत्येक क्षेत्र में एक विद्यालय हो जिसमें सभी बालक बालिकाएं पढ़ सकें। तो ये आपका पेपर होता है आपका साथियों विद्यालय प्रबंधन संस्कृति वाला। ये आपका फर्स्ट मॉडल पेपर है। इसके बाद आपके 2 मॉडल पेपर और करवाए जाएंगे इसी में। तारीखों का ध्यान रखें, उस तारीख को होगा, टाइम टेबल आपको बता रखा है पहले से ही। तो थैंक यू सो मच आप सभी के लिए, और लगातार अपने दोस्तों को जोड़ते रहें।